आज हमने हमारे राजस्थान का बजट भी कि हमारा 2047 का राजस्थान कैसे होगा, हमारा विजन कि आने वाले समय में विकसित राजस्थान बने। हम 8 करोड़ जनता की जो इच्छा और अपेक्षा है, हमारा जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके जीवन में आगे लाने के जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को आगे लाने के लिए हमारी सरकार ने इस बजट में कई प्रावधान रखे हैं। सिर्फ थोथी घोषणाएं इस सरकार के द्वारा की गई हैं। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 45 बिंदु हमारे घोषणा पत्र के पूरे कर दिए हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 45% हमने उसको पूरा कर दिया है। बजट का जो विजन रखा है 2047 का रखा है। 2047 में जो होगा वो तो 2047 में देखेंगे, लेकिन आज क्या हालात हैं, आपने 6 महीने पहले बजट रखा, उसका क्या हुआ। स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट विशेष और राजस्थान का बजट 2024-25 भजनलाल सरकार का पूर्णकालिक पहला बजट इसे कहा जाएगा। और बजट में क्या मोटी मोटी घोषणाएं आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं और लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। अब हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम उनके पास में सीधा रुख करना चाहेंगे। बजट विश्लेषक एक दिन पहले भी हमारे साथ जीडी व्यास साहब जुड़े थे, कई बजट इन्होंने राजस्थान के तैयार किए, एक बार इनके पास में जाना चाहेंगे। सर, एक बड़ी बात आती है कि बजट के अंदर प्रावधान नहीं किया, पैसा कहाँ से आएगा, क्या सोर्सेज हैं, तो इस बजट को लेकर क्या मानना? मैं एक निवेदन तो ये करना चाहूँगा कि इस समय जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा और जो रेवेन्यू रिसीट होगी यानी जो आमदनी होगी वो लगभग 2,64,000 रुपए के आसपास होगी। इस तरह जो घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट जिसे कहा जाता है, वो घाटा लगभग 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये पैसा कहाँ से आएगा। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, 2-3 चीज़ें आपको और निवेदन करना चाहूँगा कि जनरली पैसा लाया जाता है टैक्स के माध्यम से, और कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जीएसटी जैसी चीज़ें आने के बाद राजस्थान सरकार के पास या किसी भी स्टेट की सरकार के पास
वो संसाधन नहीं है जिससे वो पैसे को इकट्ठा कर सके। इसलिए निश्चित रूप से हमें डिपेंड करना पड़ता है सेंट्रल से जो हमको पैसा मिलता है उससे, उसके ऊपर, और सर्टेन रेवेन्यू हम इकट्ठा करते हैं जो अपने आप आता है बहुत ज़्यादा बाहर नहीं लगाने के बाद उससे। तो यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए का घाटा अवश्य दिखाई दे रहा है, बाकी की हमारे पास व्यवस्था है। 70,000 करोड़ रुपए के इस डेफिशिएट को यदि फाइनेंशियल डिसिप्लिन लागू किया जाए, केंद्र का बजट अभी आने वाला है, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों का हिंट केंद्र सरकार का राजस्थान सरकार को नहीं होगा, वो पैसा भी हमारे पास आएगा और अन्यथा कई संसाधनों से राशि की व्यवस्था की जा सकेगी। चलिए, हर बार यही होता है क्योंकि अगर वेलफेयर स्कीम्स आती हैं तो आपको पैसा तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। 4 लाख नौकरियों की बात कही गई है 5 साल के अंदर, 1 लाख इसी साल। लेकिन हमारे यहाँ पे अब एक कल्चर डेवलप हो गया है कि सरकारी नौकरियां नहीं लेकिन रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। एमएसएमई पॉलिसी लाई जा रही है और उसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाएगा, ये सरकार का दावा है। हमारे साथ फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल साहब हैं। सर, क्या लग रहा है आपको कि इंडस्ट्री को, व्यापारी को, एमएसएमई को मजबूत करने की बात कही जा रही है, पॉलिसी लेके आएंगे तो इससे कुछ रुख बनेगा पॉजिटिव निवेश का, या कहूँ कि आप एक बड़े एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉयमेंट के? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, बजट के तुरंत बाद आपने ये प्रोग्राम रखा है और एक अच्छी डिबेट इस पे होनी चाहिए। डेफिनेटली जो आज का बजट है वो एक सराहनीय बजट है। मैं ये समझता हूँ ये ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा बजट कहा जा सकता है और आने वाले टाइम में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है और इन्वेस्टमेंट समिट के साथ साथ राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रवासी राजस्थानी जो बाहर से रहते हैं उनके लिए भी एक समिट की घोषणा की है और साथ ही सरकार ने ये भी घोषणा की है कि हम राजस्थान से बाहर राजस्थान फाउंडेशन का भी जहाँ जहाँ नहीं है जिस कंट्री में वो बनाएंगे। मैं अभी रिसेंट 1 हफ्ते पहले आयरलैंड होके आया हूँ, वहाँ राजस्थान फाउंडेशन होने की वजह से हमारी अच्छी मीटिंगें संसद भवन में संसद मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ और दूसरी जगह पे हुई है। तो यहाँ पे जैसे अभी सरकार ने घोषणा की है जल्दी नई इंडस्ट्री पॉलिसी लाएंगे, एक्सपोर्ट पॉलिसी लाएंगे, सोलर पार्क नया डेवलप कर रहे हैं, युवाओं के लिए भी अच्छे अवसर पैदा कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा बजट, संतुलित बजट है और ये पॉलिसियाँ जब आएगी तो मेरे को लगता है कि इसमें सारी चीज़ें जो है वो समावेश होगी। और सबसे बड़ा एमनेस्टी स्कीम जो अभी घोषणा की है उसमें तकरीबन आप मान के चले 2017 तक की जो भी डिमांड है उसको जीरो कर दिया गया। उससे बहुत सारे केस भी ख़त्म होंगे, व्यापारियों को राहत भी मिलेगी। पिछली सरकार ने भी पर्यटक को इंडस्ट्री के लिए दर्जा दिया था पर उसका सर्कुलर नहीं निकल पाया था। इस बार बजट में सरकार ने लेके इसकी घोषणा की है तो ज़रूर ये होटल इंडस्ट्री को इसको बहुत बड़ा इससे राहत और बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, देखिए यूँ कहा जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो राहत मिलती है क्योंकि बजट सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई होती है और जो बजट होता है सरकार की ओर से जो पेश किया जाता है वो जनता को समर्पित होता है। बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ में। सर, पिछले दिनों आप लोगों को स्ट्राइक पे भी जाना पड़ा और अभी भी पूर्ण तरह से वो समाप्त नहीं हुआ जो आपका एक एजेंडा है, तो इस बजट के माध्यम से आपको लग रहा है कि वो सॉर्ट आउट हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जो कृत्य हैं इनके, वो इस बजट से तो कुछ लेना देना नहीं है उसका। यद्यपि मैं ये कह सकता हूँ वो बजट तो ठीक है, इसमें खेती और किसान की बात की गई है, उसके कल्याण की बात की गई है, सिंचाई की बात की गई है और अगर उद्योगों की बात करें तो उद्योग के स्टार्टअप्स की भी बात की गई है, पेट्रोल और डीजल पे कीमतें घटाने की भी बात की गई है और ऐसा भी कहा जा सकता है कि वाणिज्य को भी एमएसएमई के माध्यम से फ़ायदा देने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर के यूँ कहा जा सकता है, अब जहाँ तक प्रश्न है यूँ कहा जा सकता है कि मसाला उद्योग का, तो मसाला उद्योग का तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मसाला उद्योग हो या तेल उद्योग का भी मैंने अभी पूरा इसका पूरी स्टडी की है तो कहीं भी मसाला उद्योग में कहीं कोई कमी नहीं पाई गई है। पर इसके बावजूद भी ये कहा गया है कि मसाला उद्योग में ये चीज़ें कम हैं, ये ज़्यादा हैं। अब हमने राज्य सरकार को भी समझाया कि भाई जो पेस्टिसाइड है वो पेस्टिसाइड तो किसी भी तरीके से कारखाने में नहीं डाली जा सकती,
वो तो पेस्टिसाइड किसान के स्तर पर जो खेती के लिए अपनी फसल ज़्यादा लेने के लिए, फसल को ठीक से लेने के लिए, कीटनाशकों को ख़त्म करने के लिए की जाती है, उसमें पेस्टिसाइड का काम आता है। अब वो पेस्टिसाइड अगर बाद में आता है तो इसमें एक प्रोडक्ट बनाने वाला जो अगर मान लीजिए कोई गरम मसाला बनाता है और वो कहता है साहब डोडे में इसमें पेस्टिसाइड आ रहा है, तो डोडा तो खेत में निपजा है, वहाँ निपजा है। तो अगर उसमें जीरा डाला गया है तो जीरा तो खेत में निपजा है। अभी जीरे की बात कर लूँ मैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गई बार जीरे की फसल लेने के लिए ही हमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ा था, नहीं तो जीरा ख़त्म हो गया था। और ऐसा हो गया था कि स्थिति कि भाई अब किसान को कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी करोड़ों रुपए की नुकसान उस समय होना था। तो उसको सपोर्ट किया एग्रीकल्चर ने भी, और यही बात यहाँ भी हुई है कि इवन जो सिंगापुर और हांगकांग में इनके सैंपल्स पाए गए किए थे, उन सैंपल्स को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर बोर्ड के थ्रू सपोर्ट किया है और ये कहा है कि नहीं, ये तो ये इसमें कारखाने की इस बजट पे क्या बजट पे तो इसमें कोई असर नहीं है। वैसे मैं कुल मिला के ये कहूँगा कि जो बजट हमारा है, जैसे मान लीजिए हमारी मंडियाँ हैं, हम मंडियों को जितनी भी नई मंडियों की स्थापना हो रही है उन पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कायम कर दिया गया है कि अगर मान लो आपको रोड बनानी है, आपको समझ लीजिए कि लाइटें देनी है वहाँ, और डंडा वगैरह खींचना है, और विश्राम गृह बनाने हैं, इन सब के लिए बजट उसमें कर दिया गया है। ऐसे ही हाउसिंग, वेयर हाउसिंग को लॉजिस्टिक के लिए भी काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। और मैं मान के चलता हूँ वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक की जो प्रॉब्लम अभी चल रही है वो उस प्रॉब्लम समाधान भी काफ़ी सारा बजट में हो जाएगा। और नहीं, लेकिन जो लंबे समय से चल रही है कि ये स्टोरेज जो हैं उनको निगम में अपने उसमें इंडस्ट्री का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है, जो 40 की पिछले दिनों एक डिमांड भी थी, उसको क्लियर किया जा सकता था इसमें। हाँ, निश्चित रूप से इसमें क्लियर आया है। अब ये जब इसका क्लैरिफिकेशन आएगा तब आएगा, क्योंकि वो नीति जो बनेगी वेयर हाउस की और लॉजिस्टिक की जो नीति बनेगी, उस नीति में ये स्पष्ट होगा कि ये जो वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम है और इन्वर्ट जो अपनी यूँ समझ लीजिए कि इंडस्ट्री को कन्वर्ट करके कहीं रहने की जगह भी बनाई गई है, ये पुरानी पॉलिसी में भी है पीकोकी में, और ये नई पॉलिसी में भी शामिल है। वो रामपाल जी, आपके पास में आना चाहूँगा, कृषि का अलग से बजट भी है, उसका प्रावधान भी किया गया है, तो इससे लगता है कि खेती और किसान दोनों के लिए बहुत बेहतर चीज़ें आएंगी सामने। योगेंद्र जी, हम आनंदित हो जाते हैं जब बेहतर चीज़ आती है तब, और बजट का संबंध होता है राज्य की समृद्धि से जी, और समृद्धि का आधार है खेत को पानी, फसल को दाम। ये दो चीज़ मिल जाए तो किसान को किसी भी अनुदान की जरूरत नहीं है, इसलिए हमको अनुदान तो चाहिए नहीं। अब ये वो तो देते नहीं जो हमको चाहिए, जिससे किसान सम्मान से जिए, स्वाभिमान से जिए। इस बात जैसे सिंचाई योजनाओं की इसमें चर्चा है, और ERCP की उसमें चर्चा है, जो नया PKC हो गया उसकी चर्चा तो है, और उसको जो है ना बजट जो पुराना 9,600 करोड़ का है उसी की चर्चा जो दिया जा चुका, जिसके कार्यादेश हो चुके, नए बजट के नाम पर जीरो। इसी ढंग से सिंधु जल समझौते का पानी अभी भी बहकर व्यस्त जा रहा है पाकिस्तान में, उसका उपयोग राजस्थान की सिंचाई के लिए हो सकता है, उसकी चर्चा इस बजट में नहीं है जी। इसी ढंग से 12 की परवन बृहद सिंचाई परियोजना, उसकी चर्चा इसमें नहीं है। नर्मदा का पानी, माही का पानी, ऐसे जितने भी पानी राजस्थान के पास उपलब्ध हैं उनको उपयोग सिंचाई में लिया जाए, उसकी चर्चा इसमें नहीं है। इसलिए कई सिंचाई योजनाओं की चर्चा है, लेकिन जो बड़ी योजना है, जब बड़ी परियोजना है, आज भी हरियाणा जो हमको पानी मिल रहा है यमुना का, भरतपुर को पानी मिल रहा है 20% से कम, 80% पानी आज भी नहीं मिल रहा, और सीकर, चूरू, झुंझुनू तो अभी तो वंचित ही है, वहाँ तो पानी है ही नहीं यमुना का। इसलिए खेत को पानी, इस विषय पर यह बजट ठीक नहीं है। दूसरा, जो फसल को दाम है, आज राजस्थान में जो पैदावार होती है, बाजरा का सबसे बड़े प्रोड्यूसर है राजस्थान, उसको उपरांत बाजरा की खरीद ही नहीं एक दाने की भी। हम तो आशा कर रहे थे कि आपको लगता है कि इस बजट में कहीं ये प्रावधान दिखाई देना चाहिए था कि हाँ, क्रॉप अगर पैदा हो रही तो उसका क्या होगा, मार्केट का एक विजन दिखना चाहिए था, आप ये चाह रहे हैं? निश्चित रूप से, इसलिए जो भारत सरकार ने 17 वर्षों के होमवर्क के बाद जो मॉडल एक्ट बनाया कि भाई किसान को घोषित MSP से कम दाम नहीं मिले, इसके लिए जो मॉडल एक्ट बनाया वो आ गया था राजस्थान में 2018 में,
और राजस्थान सरकार ने उसके आधार पर एक बिल ड्राफ्ट कर लिया और 2018 से वो बिल अलमारी में बंद है, वो बाहर नहीं आया। यदि वो बिल बाहर आ जाए तो किसान को उसकी उपज के वे दाम तो मिल जाएंगे जिन्हें भारत सरकार न्यूनतम कहती है। वो न्यूनतम ही दाम देने को तैयार नहीं है, तो आप 75% लोगों को इग्नोर करोगे और फिर कहो सारे सेक्टर खुश है। सेक्टर से सबसे बड़ा राजस्थान में किसान है, किसान से बड़ा सेक्टर कौन सा है? चलिए रामपाल जी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज जी के पास में जाना चाहूंगा, बीएसपी विधायक। मनोज जी, क्या लगता है आपको? आप हाउस के मेंबर भी हैं और दूसरी मर्तबा आप हैं, तो कैसा लगा बजट? मैंने ये मेरे विधानसभा कार्यकाल में छठा बजट, 7वां बजट आ रहा है जी। बजट की जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, किसी भी सरकार का बजट रहा, शायद अंतिम पड़ाव पर हर बार दूसरी सरकार बदलने के बाद ये कहती है कि पिछली सरकार के कुकर्ते, पिछली सरकार के वित्तीय मैनेजमेंट के कारण, ऐसा वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण ऐसे कार्य नहीं हो पाए। यही सुनता मैं पिछले 7 बजटों में सुन रहा हूँ। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, अंतिम छोर का जो व्यक्ति, किसान, मजदूर, जो गांव के ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए इस बजट में कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान के एग्रीकल्चर कनेक्शन की सरकार ने बात करी है, 1,45,000 किसानों को हम 31 मार्च 24 तक को कनेक्शन देंगे। उनको ये भी बताना चाहिए था कि आप पिछले 2 वर्ष से लगातार एक भी किसान को कनेक्शन नहीं मिला, उसका भुगतान कौन कर रहा है? आज भी ये आज घोषणा करने वाला 2 साल तक और पेंडेंसी हो जाएगी। तो जो किसान पैसा दे दिया, जिस किसान का कनेक्शन होना चाहिए था, 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च हो गए और वो 2-2 साल तक बिजली बोर्ड के चक्कर लगा रहा है। व्यवस्था घोषणा करो, कम करो, लेकिन पालना मजबूती से कराओ, तब जाकर के अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ होगा। इन घोषणाओं का धरातल पर जाके देखो, आप किसी ऑफिस में इस बजट के 100% विपरीत परिस्थितियां हैं, जनता को लाभ नहीं मिल। एक छोटी सी लाइन जोड़ना चाहूंगी योगेंद्र जी, ये जो कनेक्शन की बात, 1,45,000 कनेक्शन 2008-9 का बजट देखे आप, बीजेपी का, उसमें कहा मांगते ही मिलेगा कनेक्शन। एक भी किसान को लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, और आज 1.5 लाख किसान लाइन में खड़े हैं 15 वर्ष बाद भी। कैसी घोषणा है, कैसी बजट की घोषणा है जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसी अर्थहीन घोषणाओं का ताली तो बचाई जा सकती है, लेकिन लोगों को लाभ नहीं दिया जा सकता। रतन जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ खूबी है बजट की। चले देखिए, जनता की सरकार है चुनी हुई, और जनता को समर्पित है बजट, तो कोई तो खास होगा। जो चीज़ अप्रिशिएट करने लायक है जी, स्टेट का मैटर है जी। आप राजनीति, यहाँ कांग्रेस के लोग बैठे हैं, बसपा के, बीजेपी के, तो उसके ऊपर होकर ही बात होती है, और सदन में बोलते हैं कई चीज़ें हुई है। सबसे पहली बात ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पुटअप किया है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो मैं समझता हूँ कि प्री बजट की जो मीटिंगें होती थी, वो प्री बजट की मीटिंगें उस स्तर की नहीं हो पाई जिसके अंदर सारा फीडबैक जो है वो मिल जाए। फाइनेंस मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट बजट में, ये बात अलग थी कि पिछले लंबे समय से चीफ मिनिस्टर एज फाइनेंस मिनिस्टर बजट देते थे और डिस्कशन का पार्ट रहते थे। इस बार चीफ मिनिस्टर से अदर हटके कैबिनेट के मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर पोर्टफोलियो उनके पास था, तो उन्होंने किया। तो मैं समझता था कि फाइनेंस मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट प्री बजट मीटिंग में विभिन्न सेक्टर्स के साथ में जो इन्होंने बुलाई थी, वो पहले से ज़्यादा होना चाहिए था, और उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। तो उस चीज़ को वो ग्रेस्प करते, समझ आते और उसको वो अंदर डालते। अब जो मैं फील करता हूँ, मैं भी हाउस में दूसरी बार आया हूँ, पहले डिप्टी चीफ भी रहा, सारी बातें हैं, पर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पुटअप किया है बजट, वो केवल उसको पढ़ा है। आप 2022-23, 23-24 का बजट देखो आप, तो कई चीज़ें आपको लगेगी कि कॉपी पेस्ट है उसके अंदर। अब एक घोषणा तो ऐसी है जिसके अंदर जिस आरओबी की घोषणा हो चुकी है, प्रक्रियाधीन हो गया, उसका फाउंडेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वही वापस इसके अंदर आ गया। ऐसी कई चीज़ें, अभी तो देखो सारे पेजेस माइन्यूटली हमने नहीं पढ़े, ओवरऑल जो चीज़ें सुनी और अंदर देखी है उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप हेल्थ में देखो, मैं मानता हूँ अगर हम ये बात करते हैं पॉलिटिकल लाइन पे, कोई भी सरकार आए, पर जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, और या फिर हेल्थ की आप बात करते हो, तो उसको जारी रखनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, उसमें मतलब मैं समझता हूँ कि डिबेट करने लायक नहीं है, मगर आप चिरंजीवी और आयुष्मान की बात कर दो, कोई भी योजना लागू कर दो, पर उसकी जो कॉस्ट आपने तय कर रखी है लोगों के लिए, उस कॉस्ट में डिडक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट में उसको फैसिलिटी मिल रही है, और उसके आंकड़े देखने चाहिए कि कितने लोगों ने उसके माध्यम से उपचार कराया है। दूसरा, कितने % लोग लाभान्वित हो सकते हैं। अब जैसे सड़कों की बात है, ये एमएलएज, हमारे साथी एमएलएज यहाँ बैठे हैं, वो मानते होंगे जो रूरल एरिया से भी आते हैं, कि मिसिंग लिंक की सड़कें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पब्लिक डिमांड जो आती है वो मिसिंग लिंक सड़कों की आती है, जो किसी योजना में नहीं बन सकती, गांव को गांव से जोड़ने के लिए, दूर से जोड़ने के लिए। आप देख लो पिछले बजट 10-10 करोड़ की सड़कें की हुई, 10 करोड़ की, 10 करोड़ में भी कम पड़ती थी और कॉस्टिंग करनी पड़ती थी कितने किलोमीटर हम पूरे कर सकते हैं। आज उसको 5 करोड़ कर दी। मैं आशा रख रहा था कि सरकार आई है, अप्रिशिएट करते हम, अभी भी टाइम है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब आएगा, एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, उसके अंदर बजट पास करेंगे, डिमांड्स आएगी, सारी चीज़ें होगी, तो कम से कम उसको 15 करोड़ करें। हम सबसे पहले होंगे ताली बजाने के लिए, क्योंकि उसका लाभ तो हम लोग भी लेंगे ना, दूसरे लोग भी लेंगे, सारी चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब है, बाकी तो आपको बताया है कि एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, इनकम कितनी हो रही है, नेट लॉस जो हमको हो रहा है वो लॉस कैसे हम कवर करेंगे, सेंटर का बजट क्या देता है, पिछला बजट तो हमने सारे देखे, अभी क्या देते हैं, बहुत सारी बातें हैं। पर मुझे ये लगता है पब्लिक परसेप्शन केवल बनाने के लिए कि पॉपुलर बजट पेश करने की कोशिश की है, उसके बनस्पत ये होना चाहिए कि माइन्यूटली जो इश्यूज सबसे ज़्यादा डील करते हैं, जैसे बिजली का इन्होंने बताया, उसको छू कर काम करना चाहिए था, बनस्पत के एक परसेप्शन बनाना कि एक पॉपुलर बजट जो है हम दे पाए, पहली बार सरकार का बजट आया है। अनीता जी, आपके पास में आना चाहूँगा, कुछ सवाल आपने देखे और आपका 5वां कार्यकाल है ये, 5 बार से आप लगातार विधायक हैं, और बजट में कुछ है कि गुंजाइश अभी जो आपके सामने सवाल कुछ उठ रहे हैं आपके साथियों के माध्यम से? देखिए, जो सवाल मेरे सामने उठे हैं, मैंने बहुत गंभीरता से, बहुत तसल्ली से उन सवालों को सुना है। मैं 2003 से सदन में मेरी जनता के सौभाग्य से आती हूँ। मैंने पिछली बार एक सवाल उठाया था, 2012 की घोषणा है, बजट की घोषणा अशोक गहलोत जी की, और मैंने सवाल उठाया 2017 में कि भैया ये घोषणा कब तक पूरी करोगे आप। तो जो मंत्री महोदय थे प्रताप सिंह जी खाचरियावास, वो गुस्से से लाल पीला हो गए कि 5 साल आपकी सरकार थी, क्या हुआ। तो सरकारें अपनी घोषणाओं को दूसरी सरकारों पर थोप जाती हैं, दूसरी सरकारों पर डाल जाती हैं, अपना कार्यकाल पूरा करे बगैर। अभी जो बात कही कि एक आरओबी का उल्लेख है उसके अंदर, और वो आरओबी तो पहले से ही स्वीकृत हो गया। आप बजट को, मैं पिछले 5 साल के बजट आपके सामने टेबल पर रख दूंगी, बहुत सारी घोषणाएं, 60% घोषणाएं ऐसी जिसमें बजट का प्रोविज़न है ही नहीं। सिर्फ बजट की किताब में लिख देने से वो बजट में आ गया ऐसा नहीं है, उसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, यदि वो चीज़ का उल्लेख उसमें नहीं है तो सिर्फ वो लिखने मात्र ही है, ना तो उस पर एक फूटी कौड़ी फाइनेंस डिपार्टमेंट देना है, ना होना है। और यदि वो बजट में आ गया और उसमें फाइनेंस की कोई स्वीकृति नहीं है, फाइनेंस का पैसा नहीं है, तो वो जीरो है एक तरह से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बजट है उसकी एक एक लाइन आप पढ़ लीजिए, एक एक लाइन में लिखा है कि इसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है। एक भी पंक्ति आप दिखा ही नहीं सकते कि इस लाइन में नहीं लिखा है मैडम कि कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है। एक दूसरी विशेष बात इस बजट के लिए जो मैं कह सकती हूँ कि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने 5 साल का विजन रखा है कि 5 साल तक हम कहाँ, किस दिशा में ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। अभी बात हो रही थी, है ना, ऊर्जा के संदर्भ में बात हो रही थी, कृषि कनेक्शंस के बारे में बात हो रही थी। तो कृषि कनेक्शंस के बारे में आप 20 साल का बजट उठा के देख लीजिए। मैं तो अक्सर पिछली बार भी इस चैनल में जन टीवी के माध्यम से श्रोताओं से रूबरू हुई थी बजट पर, और मैंने यही बात कही थी। मैंने कहा 2023-24 का बजट हम देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमको 22-23 का बजट देखना कि उसकी घोषणाएं कितनी पूरी हुई। स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कई बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों में भी ये बात लिखा है कि हम बिजली में आपूर्ति हमारी, हम जो आत्मनिर्भर हो गए, बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए और अब हमको बिजली की डिमांड की जरूरत। ये कोई 10 बार ये बात मैं पिछले 10 सालों से देख रही हूँ और उसके बावजूद भी आत्मनिर्भर नहीं हो रहे। मेरा तो ये कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी और सौर ऊर्जा शायद यही एकमात्र विकल्प है। लिग्नाइट बिजली या कोयल पर डिपेंडेंसी हमें धीरे धीरे घटानी चाहिए। और जो कृषि कनेक्शन से ये बात कह रहे हैं, आप देखिए माननीय अशोक गहलोत जी ने 1 साल पहले 2 लाख कृषि कनेक्शन देंगे, ये बजट घोषणा कर दी। वो 2 लाख कृषि कनेक्शंस में से आज तक सामान ही नहीं है, आपने टेंडर किया ही नहीं।
आपने टेंडर की प्रक्रिया ही नहीं की। आपने ठेकेदार तय कर दिए कि ये ठेकेदार ये कनेक्शन देंगे, उन ठेकेदारों के एक्सटेंशन नहीं किया आपने टाइमली, उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो ये जो प्रक्रियात्मक चीजें, इनको बारीकी से कौन देख रहा है, कौन इनका समाधान चाह रहा है? यदि बारीकी से नहीं देख, क्योंकि हम भी उस संस्था के अंग है, सिर्फ बुराई निकाल देना या इंगित कर देना मात्र नहीं है। तो जो भी पिछली सत्ता के अंग रहे, शायद उनको अपने ही कामों से फुर्सत नहीं थी। और अभी जो 10 करोड़ की बात करी है, मैं अजमेर शहर से आती हूँ, मेरा शहरी क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, मेरे यहाँ एडीए भी काम करता है, मेरे यहाँ नगर निगम भी काम करता है। मैंने अक्सर देखा ओवरलैपिंग होते हुए, मतलब वही सड़क एडीए बना रहा है, वही सड़क नगर निगम बना रहा है, वही सड़क मिसलिंग में बन रही है और वही सड़क पीडब्ल्यूडी भी बना रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो एक बात कही, स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने, आवश्यकता के अनुसार, उन्होंने मना नहीं किया पैसे के लिए। और जो सूची उन्होंने पटल पर रखी है बजट के साथ में, उस सूची में प्रत्येक सड़क का उल्लेख है। 60,000 करोड़ रुपया मेरे ख्याल से अब तक के बजटों में सबसे बड़ी मात्रा में ये सड़कों के लिए पैसा रखा गया है। 60,000 करोड़ रुपया यदि सड़क के लिए है तो निश्चित रूप से डिमांड है, यदि वहाँ की सड़क बननी है तो बननी चाहिए। लेकिन सड़क पर सड़क बना के, सड़क पर सड़क बना करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं कि हमने इतने किलोमीटर, मतलब आप ये देखें, प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, आधा इंच की सड़क बनाएंगे, है ना, और सड़क पर सड़क बना दी। और हम जब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तो हम बड़ी शान शौकत से कहते हैं हमारी सरकार में प्रतिदिन 15 किलोमीटर सड़क प्रति घंटा बनी है और हमने इतने किलोमीटर सड़क बना दी। अरे भाई, आपने इतने किलोमीटर सड़क बना दी, वो सड़क चली कितनी दिन तक, और फिर आपको सड़क पर सड़क बनानी पड़ गई, और सड़क पर सड़क से आपका बैलेंस ही बिगड़ गया। आपके पानी, अभी जयपुर शहर में आज आधा घंटे की बारिश हो जाए तो पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, क्योंकि लेवलिंग हमने सड़क के ऊपर सड़क बनाते गए। तो ये चीजें ठोस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समग्र डेवलपमेंट, इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। नहीं तो एक ही लाइन में कह दो जी हम हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की सड़क बनाएंगे। वहाँ ठीक है, 10 करोड़ रुपए की तेरी बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो ठीक है, ऊपर नीचे कहीं बन रही है, कोई ज़रूरत है नहीं है, बना दो जी, हमने फिर वाहवाही कर लेंगे, हमने 10 किलोमीटर सड़क बना दी। इसलिए ये बजट जो अभी वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, मैं तो इसकी तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वित्त मंत्री जी ने बहुत समय दिया, बहुत बारीकी से इसको देखा। वो भले ही लोगों के साथ नहीं बैठी होंगी, उनकी व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया उसके कारण से वो वहाँ थी, लेकिन उन्होंने 3-4 दिन तक जो इस बजट की बहुत गहराई से स्टडी की, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव, एक आम आदमी का अनुभव जो होता है ना, वो बजट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये बजट मुझे लगता है कि समग्र बजट है। और आप देखिए ना, इस बजट में हमेशा से ही मनोज न्यांगली जी मेरे साथ दूसरी बार सदन में आए हैं, ये कह रहे हैं 6-7वां बजट मैंने देखा है, पर मनोज न्यांगली जी मेरी बात से 100% सहमत होंगे, कैलाश वर्मा जी मेरी बात से 100% सहमत होंगे। ऐसा बजट 5वें साल आता है, सरकार जब चुनावी मोड में जाती है ना तब आता है ये ऐसा समग्र बजट। पहले के बजट में तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ें आती हैं और हम बस ये काम करेंगे, ये एक बजट में बहुत छोटा प्रोविज़न होता है हर काम के लिए। लेकिन इसमें पानी के लिए भी बहुत बड़ा साइज़ दिया गया है, 55,000 करोड़ रुपए की योजनाएं पानी PHD 5,000 करोड़ रुपए की योजनाएं PHD के लिए दी हैं, 60,000 करोड़ रुपए हमें यहाँ दिया। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान को देश की GDP में राजस्थान भी सहभागी बने, हमारा देश तीसरी इकोनॉमी बने, इसलिए राजस्थान कैसे उस इकोनॉमी का हिस्सा बने उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि हम रोजगार का सृजन कैसे करेंगे, इसको इंडस्ट्रीज का हब कैसे बनाएंगे। हमारे राजस्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो पर्यटन है जी। अनिता जी, पर्यटन जो है, मैं अंतिम बात कह के पूरी करूंगी, पर्यटन जो है सबसे लास्ट की प्राथमिकता होती है किसी भी मुख्यमंत्री की। आप देख लीजिए पिछले 20 साल 30 साल के बजट उठा के देख लीजिए, लास्ट में होता है। और बजट के लिए 100 करोड़ 50 करोड़, सबसे पहले वाले बजट भाषण में तो 20 करोड़,
और आप देखिए लगातार फिर दूसरे भाषण में 30 करोड़, लास्ट का भाषण जाते जाते जब 5वां साल का भाषण होगा तो वो 20 करोड़ से 50 करोड़ या मुश्किल से 100 करोड़ रुपए होता है। पहली बार मैंने देखा पर्यटन के लिए 5000 करोड़ रुपया। ये राजस्थान की इकोनॉमी में जो जंप देने वाला है, जो राजस्थान की इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती देने वाला है और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में हमारा प्रदेश जाना जाएगा, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम करेगा, जिससे हमको हमारे लोगों को, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारे लोगों को साधन भी मिलेगा कि हमारे लोग वहां तक पहुंच सके। तो मैं पुनः इस बात के लिए कहना चाहूंगी कि ये राजस्थान का एक समग्र बजट है और ये 100% इम्प्लीमेंट कराना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हम इसको मैं वापस लौटूंगा आपके जनता पास को में। हम मैं लाभ दे पाएंगे। कैलाश जी का रुख करना चाहूंगा। कैलाश जी, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको लगता है कि पार्टी लाइन से अलग हट करके देखनी चाहिए। एक वैट का बड़ा इंतजार था कि वैट में थोड़ा सा कुछ कमी की जा सकती है, कुछ एमनेस्टी स्कीम अभी इसमें मिसिंग है, उनका इंतजार था। रिको है, इंडस्ट्री है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं युवाओं को दी जानी चाहिए थी, क्योंकि एक भत्ते का इंतजार होता है। बाहर से जो बच्चे आते हैं, एक दिन पहले हमारे साथ में कुछ यूथ जुड़े थे, उनका कहना था कि हम बाहर से आते हैं तो कुछ संविदा पे जिन लोगों को लेते हैं, उस तरह से अगर कुछ रोजगार सृजित इस तरह से किया जाए कि बाहर से आने वाला बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी कर सके, तो उस पर कुछ गौर करना चाहिए था। देखिए, बहुत सारी बातें थी अभी। वैसे तो पूरा राजस्थान एक ग्रामीण परिवेश से भी जुड़ा हुआ, बिजली पानी की भी उसमें बात हुई, कनेक्शनों की भी बात हुई और बहुत सारी बातें अनीता जी ने, रामपाल जी ने, माननीय सदस्यों ने भी रखी। मैं 3-4 चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा। बाहर का युवा यहाँ पे पढ़ाई के लिए आता है, उनको लगता है कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था, फ्लैगशिप योजना सरकार के माध्यम से हमारे साथ में होनी चाहिए ताकि हम पढ़ाई के साथ साथ कोई स्वरोजगार की भी सोच सके। सरकार की प्राथमिकता भी है। जिस तरीके से सरकार ने ये कहा कि 5 साल के अंदर 4 लाख युवाओं को रोजगार का प्रावधान हम रखेंगे, तो इसको सरकारी नौकरी से ही जोड़ के देखा जाना या फिर किसी फ्लैगशिप योजना, जैसे मैं विधानसभा क्षेत्र की, मेरी विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सेज है, उसके अंदर हमने एक चीज़ रखी सरकार के माध्यम से, सरकार को उसको अवगत कराया। पूर्ववर्ती सरकार को भी मैंने पत्र लिखा था कि सेज के अंदर अगर किसी को वरीयता मिले तो प्राथमिकता यहाँ के लोकल लोगों की हो, उसकी परसेंटेज, उसका एजुकेशन का दायरा किस लेवल के ऊपर है, उसको देख के इसमें प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर ऐसी फ्लैगशिप योजनाओं में किसी युवा को प्राथमिकता मिलती है तो उसकी इंटेलिजेंसी के आधार के ऊपर सरकार को सुविधा के माध्यम से या फिर कोई और योजना के माध्यम से उसको जोड़ा जाना चाहिए। उसकी इंटेलिजेंसी इतनी जोरदार है, अगर उसको कुछ न कुछ मिलता है रोजगार के साथ में, तो वो उसके साथ में सरकारी नौकरी से कहीं न बेहतर होता है, क्योंकि वो पढ़ता भी है और अपने कहीं ना कहीं परिवार को पालने की भी एक योजना बनती है। रिको जैसी भी बात की, इंडस्ट्री जैसी भी बात की, इसमें युवाओं की एक भागीदारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे पूर्ववर्ती सरकार थी, संविदा के ऊपर बहुत सारे राजीव गांधी मित्र लगे, किस लेवल के ऊपर काम कर रहे थे, क्या था क्या नहीं था। हमारी सरकार ने ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने जिस तरीके की वरीयता देखने के बाद में उसको छांटने का काम कर रही है कि आने वाले समय के अंदर इसमें से विशेष वो लोग बाहर निकल के आए जो एक्चुअल में उनको जिम्मेदारी तय करनी है, एक्चुअल में उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के माध्यम से कोई वरीयता मिलनी चाहिए। वो किसी भी सेक्टर में हो सकती है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो सकती है, सुविधा के माध्यम से हो सकती है, प्राइवेट जॉब में हो सकती है, या जो सरकारी नौकरियों के अंदर युवाओं की जो वरीयता होती है उसमें हो सकती है। युवा कहीं पे भटके नहीं। पहली चीज ऐसा रहता है कि कोई भी युवा होता है उसको सरकार से बड़ी उम्मीद रहती है। आज का जो बजट आया, इस बजट के ऊपर जितनी राजस्थान की जनता की कहीं ना कहीं निगाहें थी, मगर युवाओं का एक बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। वो चालू गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर मोबाइल खोल के बैठा है कि कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई ना कोई चीज निकल के आएगी। तो बहुत सारी चीजें रहती है। इसमें जिस तरीके की बात निकल के आई है, मैं तो विशेषतः कह सकता हूं कि अनीता जी ने जो अभी बात रखी थी, माननीय वरिष्ठ सदस्य है, और उन्होंने जिस तरीके की बात रखी थी कि ऐसा बजट लास्ट के अंदर आता है जब सरकार देखती है कि मेरे को वापस से आना है, दूसरी सरकार का उसके ऊपर प्रहार होता है कि पता नहीं इसको ये कर देंगे, इसको वो कर देंगे। और जहां तक मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष का तो देखिए कहना है, उनका धर्म भी है बात को रखने का, मगर विशेषकर इस
बजट के अंदर जो माननीय भजन लाल जी का एक संकल्प था, आपनो राजस्थान अग्रणीय राजस्थान, जिसमें मैं कहूं कि जैसे अभी विधानसभा क्षेत्र बगरू के अंदर स्टेडियम से लेके स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो कंपनीज थी उससे लेके आपका यहाँ पे जगतपुरा शूटिंग रेंज से लेके, इसमें कहीं ना कहीं इन सारी फ्लैगशिप योजनाओं को हम युवाओं से जोड़ के देखते हैं तो ऑल ओवर राजस्थान के लिए ये एक बजट सुनहरा बजट है जिसमें एक अच्छे राजस्थान की तस्वीर देखने को मिलेगी। मेरा तो विशेषकर ये चीज़ इसमें निकल के भी आती है कि जितनी भी जो योजनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं जैसे 2024 के लिए एक नीति बनी, युवा नीति, जो पिछली बार एक बार नहीं 17 बार पेपर लीक हो गए, बहुत सारी चीज़ें सरकार के विपरीत जाके बहुत सारी चीज़ें हुई, आंखों के सामने हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर इस बजट के अंदर युवाओं के लिए कोई नीति बनती है और उसमें युवा साकार होता है तो इससे बेहतर बजट कोई और नहीं हो सकता। चलिए बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे पहलू हैं जो बजट में दिख रहे हैं लेकिन बड़ी बात है उस बजट की। मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद उनको छूने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।